जो व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है साथियों, उसकी गाड़ी जो है सीज कर ली जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति जो होता है 200, 300, 400 के स्पीड गाड़ी चलाता है, वो कानूनन अपराध है। कि सड़क, नाले, नाली आदि चक्रोड का यदि कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाता है 431 के तहत भी वो व्यक्ति दंडनीय हो सकता है। दोस्तों, क्या बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? अगर गिरफ्तार करती है तो कब गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के? और हमारा क्या अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के संपत्ति पर अगर कब्जा करता है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होगा? तो साथियों, आज हम इस पूरे बातों को लेकर चलेंगे और आपको सारी जानकारी बताएंगे, कहाँ जाकर आवेदन दर्ज करना है। तो फिर कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े दादा समझते हैं, बहुत बड़े नेता समझते हैं, मतलब बहुत बड़ा हाई लेवल का समझते हैं, मतलब कपड़े वपड़े पहनने से अलग ही लेकर जाइए, वो अलग ही अपने आप को दादा समझते हैं कि भाई मैं इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मतलब रोडों के बीचों बीच में गाड़ी खड़ा कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको सबक सिखाना जरूरी होता है दोस्तों। जो कि 5 वर्ष के बच्चे को किसी देव मूर्ति पर उसकी बलि चढ़ाई जाए, उस बच्चे का किडनैप करके लेकर जाया जाए या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करके लेकर जाता है, या फिर जो होता है उसको बहला या फिर फुसला कर उसको लेकर जाता है, और जाने के बाद या फिर उसका मकसद जो होता है उसका बलि चढ़ाना होता है। यदि कोई भी धन चुराने किसी के घर में गया है और धन नहीं मिलता है उसको, तो वहाँ उस घर में जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसका हत्या कर देता है। तो साथियों, आज हम इस पूरे बातों को लेकर चलेंगे और आपको सारी जानकारी बताएंगे, कहाँ जाकर आवेदन दर्ज करना है, क्या क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि पुलिस जो है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको संज्ञेय अपराध में ही गिरफ्तार करती है। जैसा कि उस व्यक्ति के ऊपर वो संज्ञेय अपराध किया है, जैसा कि किसी का हत्या कर दिया है, वो किसी का मर्डर कर दिया है, तो उस केस में वो फंसा हुआ है, किसी का हत्या कर दिया है, किसी के जान से मारने की कोशिश किया है और वो व्यक्ति फरार हो गया है, जिसमें कि पुलिस की नज़र में वो व्यक्ति पड़ जाता है, पुलिस के हिरासत में पड़ जाता है, तो उसको किसी भी कीमत में उस व्यक्ति को पुलिस जो है अरेस्ट करती है बिना वारंट के। दोस्तों, अरेस्ट कर लेते हैं सीधा। तो दोस्तों, पहली बात तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर गिरफ्तार करती है तो पहले नंबर उसके पास वारंट होनी चाहिए गिरफ्तारी का। पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती है जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है वो कोई व्यक्ति, जैसे किसी का हत्या कर दिया है वो व्यक्ति, तो पुलिस जो है उसमें बिना सोचे संकोचे सीधा गिरफ्तार कर लेते हैं उस व्यक्ति को। दोस्तों, इस पर भी ऐसी भी कारावास है, यदि कोई व्यक्ति किसी को, यदि पुलिस वाला अगर किसी से नाम पूछता है, पता पूछता है, यदि वो व्यक्ति नहीं बताता है नाम पता, तो सीधा पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। इसकी वजह से अरेस्ट करती है कि उसका नाम और जो है पता पूछ लिया जाए। दोस्तों, इसकी वजह से गिरफ्तार करती है। आप लोग ये मत सोचिए कि उसको जाने के बाद चक्की पिसवाएगी, ये करवाएगी, ये सब ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। इसमें नाम और उसका पता पूछने के लिए उसे गिरफ्तार करेगी, सीधा थाने लेकर जाकर। दोस्तों, किसी का आप हत्या करने की कोशिश किए हैं और वो व्यक्ति बाल बचा हो, जैसा कि दोस्तों हाल ही में एक व्यक्ति जो था उसके ऊपर क्या कहते हैं गन से शूट किया गया था, उसको यहाँ से बगल से जो है गोली चली गई थी, उसको थोड़ा क्रैक आ गया था, उसके बॉडी में चोटें आई थी, फिलहाल वो बाल बच गया। तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो होता है वो कहीं पर भी अगर पुलिस के नज़र में अगर पड़ता है वो व्यक्ति, तो उसे सीधा पुलिस अरेस्ट कर लेती है बिना वारंट दिखाए। तो ये मत सोचिए दोस्तों कि पुलिस जाएगी उसके पास तब वारंट दिखाएगी, भैया तुम ही हो, आओ गिरफ्तार करें, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना पूछे सीधा आपको जकड़ के आप सीधा गिरफ्तार कर लेगी। ये दोस्तों संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस तब आपको नहीं गिरफ्तार करेगी, पुलिस तब आपसे पूछ के गिरफ्तार करेगी जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, नॉर्मल मामला करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप चोरी कर लिए हैं, चोरी नॉर्मल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसमें जो है पुलिस आएगी, वारंट दिखाती है तब गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वारंट नहीं दिखाती है, आपको जबरी कहती भैया बैठ जाओ काम हो जाएगा, ये अगर करते हैं दोस्तों, आप उनसे बस ये बोल सकते हैं कि भैया आप पहले अरेस्ट का वारंट दिखाइए तब हम आपके साथ चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। तो दोस्तों जो है ऐसा अगर जबरन आपके साथ करते हैं तो आप ये बात बोल सकते हैं कि दोस्तों पहले आप हमारे एडवोकेट को आने दीजिए तब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बताने वाला हूं। तो दोस्तों पुलिस जो है आपसे पूछताछ करना बंद कर देगी। इसमें जो है दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और आपको तब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है जब आप संज्ञेय अपराध करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि जैसा कि दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल, ए नाम का एक व्यक्ति है और वो किसी के घर में घुसा है, चोरी के मामले में घुसा है और चोरी के दौरान वह किसी का हत्या कर देता है। तो इस मामले में और वो व्यक्ति हत्या करके वो फरार हो गया।
इधर से उधर भाग रहा है, लेकिन पुलिस से बार बार बच जा रहा है। लेकिन एक बार वो किसी इमरजेंसी में या फिर कहीं वो व्यक्ति गया था, वो चीज़ खरीद रहा था कोई भी चीज़, तो पुलिस जो है उस नज़र पड़ गई उस व्यक्ति के ऊपर। तो वो कैसे भी हाल में हो व्यक्ति, तुरंत पुलिस जो है उसको पहले नंबर पे पुलिस उसको घेर लेते, घेरने के बाद कहीं भाग ना जाए वो लोग कांटेक्ट बना लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है क्रिमिनल जो है यहाँ पर उपस्थित है। तो फिर पुलिस जो है अपना पूरा बनाकर प्लानिंग, तो उसको घेर करके तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके उसको थाने पर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक की, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, 7 वर्ष तक की कारावास है, जैसे किसी का हत्या कर देना, इसमें तो आजीवन कारावास मृत्यु दंड है दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और पुलिस तब नहीं गिरफ्तार करेगी आपको जब आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं। इसमें अगर पुलिस आपको अगर अरेस्ट करने आती है पुलिस अगर नॉन कॉग्निजेबल में, तो आप उनसे ये बोल सकते हैं सर पहले अरेस्ट का वारंट दिखाइए तब आप हमको गिरफ्तार करिए। आपका ये अधिकार है दोस्तों। अगर पुलिस नॉन कॉग्निजेबल में अगर आपको गिरफ्तार करती है तो दोस्तों आप जो है कि उनसे वारंट दिखाने की मांग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर गिरफ्तार कर रही है, अगर गिरफ्तार कर रही है, आई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो आप उनसे जो है वारंट की मांग कर सकते हैं। पहली बात, अगर तो पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकती है आपको। अगर आपको गिरफ्तार करती है तो संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार करते हैं दोस्तों। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको गिरफ्तार करती है पुलिस, नहीं तो वो गिरफ्तार नहीं कर सकती दोस्तों। तो दोस्तों यही है, पुलिस बिना वारंट के आपको तब गिरफ्तार कर सकती है जब आप गंभीर काम करते हैं। किसी का हत्या करके भागे हैं, किसी को फांसी पे लटका दिए हैं और भाग आए हैं, इसमें पुलिस जो है बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करती है। किसी को गाड़ी से कुचल दिए हैं, किसी को कहीं पर जाकर फेंक दिए हैं, पुबार दिए हैं, मार दिए हैं, काट डाले हैं जिसको, तो ऐसे में जो है पुलिस आपको अरेस्ट करेगी बिना वारंट के। संज्ञेय अपराध है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि यदि कोई व्यक्ति चक्रोड काटता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और हम कहां आवेदन दर्ज करने जाएं कि ताकि उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सके और कौन से आईपीसी से वो व्यक्ति दंडनीय होगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए इसमें यदि कोई व्यक्ति चक्रोड काटता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बगैर समय गंवाएं। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जाता है, क्या वो रास्ता चक्रोड का है या फिर वो रास्ता चक्रोड नहीं है, या फिर आप कहीं जाते हैं फसल उगाने, फसल जहाँ पर आप पैदावार करते हैं वो रास्ते से जाते हैं, वो रास्ता चक्रोड का है, वो रास्ता चक्रोड का है। और आप गौर करिएगा कि जिस चक्रोड के बगल किसी व्यक्ति का खेत है, वो व्यक्ति जो है चक्रोड काटता रहता है, धीरे धीरे उसकी छटैया करता रहता है, जिसकी वजह से चक्रोड जो होती है पतली हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, वाहन आने जाने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर किसी व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना घट रहा है, ये समस्याएं हैं, तो दोस्तों आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, आपके जो गांव का जो मुखिया होता है, जिन्हें हम गांव के प्रधान के भी नाम से जानते हैं, तो दोस्तों आप उनके पास जाइए अपनी शिकायत लेकर और उनको अपनी समस्या से रिलेटेड पूरी जानकारी उनको बताइए कि सर फला व्यक्ति है और वो चक्रोड को काट रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में समस्या है। यदि 2-3 लोग व्यक्ति हैं उनको भी परेशानी है, तो वो लोग 2-3 लोग इकट्ठा होकर जो है कि जाएंगे अपने गांव के मुखिया के पास। जाने के बाद पूरी बात बताएंगे। जो है कि वो मुखिया को अगर यकीन नहीं होता है तो वो जाता है उस चक्रोड के पास। जाने के बाद उसको यकीन नहीं होता तब वो देख लेता है कि सही बात है, फला व्यक्ति जो है कि उस चक्रोड को काट रहा है और पतला कर रहा है, जिसकी वजह से सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है। तो वो प्रधान जो होता है आ जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि इस व्यक्ति को सही में सच में इसको प्रॉब्लम है। तो फिर वो प्रधान जो होता है उस व्यक्ति को बुलाता है, जो व्यक्ति चक्रोड को धीरे धीरे काट रहा होता है, उसको बुलाता है। उसको बुलाने के बाद प्रधान जो होता है, गांव का मुखिया जो होता है, उसको समझाता है कि भाई तुम ऐसा ना करो, क्योंकि आने जाने व्यक्ति को परेशानियां हो। तो जो वो व्यक्ति है बोलता है कि ठीक है सर मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं चक्रोड को नहीं काटूँगा। तो दोस्तों वो 1 साल बीतने के बाद फिर से वो अपना काम चालू कर देता है, फिर से वो चक्रोड काटना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा कि वो जो है व्यक्ति बहुत ही बदमाश है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस आपको दोबारा उस मुखिया के पास जाना है, गांव के प्रधान के पास दोबारा जाना है, आपको बताना है। तब जो है कि प्रधान जो होता है उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेगा। दोस्तों अगर किसी वजह से अगर प्रधान एक्शन नहीं लेता है तो दोस्तों आप भी एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आपका ये अधिकार है। कानून में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर
किसी भी प्रकार का उसके पास समस्या है तो वो खुद ही एक्शन ले सकता है, वो ही लड़ सकता है किसी केस से रिलेटेड। तो दोस्तों आप भी लड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गांव का प्रधान ही लड़े। अगर किसी वजह से अगर प्रधान नहीं लड़ रहा है आपका, वो नहीं आपकी बात सुन रहा है, तो जो है कि आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे करें, हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपको डरने की बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे जाएंगे आवेदन देने, क्या करेंगे, क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। अगर अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है सबूत। क्योंकि दोस्तों आजकल के समय में सबूत ही सबसे बड़ा गवाह है। आप चाहे जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी अगर आप आवेदन देने जाएंगे, कहीं भी केस करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा कि सबूत, आपके पास एविडेंस है कि नहीं आपके पास। तो दोस्तों एविडेंस पहले कलेक्ट करना है, सबूत आपको इकट्ठा करना है। तो दोस्तों सबूत कैसे इकट्ठा करें हम लोग, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास टैबलेट मोबाइल है किसी भी प्रकार का जिसमें चित्र खींचा जा सके, तो आप उस स्थान पर जाइए जिस स्थान पर वो व्यक्ति जो है चक्रोट को काट कर खेतों में फेंक रहा था। तो आप ऐसा फ़ोटो खींचिए कि ताकि साफ दिखाई दे कि चक्रोट वहाँ पर ऐसा था और यहाँ जिस व्यक्ति का खेत के बगल है वहाँ पर चक्रोट कुछ पतला हो गया, जिसकी वजह से इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति चक्रोट को काटता है। तो दोस्तों आप उसको फ़ोटो खींच लीजिए। दोस्तों ये सबूत हो गया। अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में काट रहा है, अगर आप वहाँ पर उपस्थित हैं, आप समझा रहे हैं, वो नहीं बात मान रहा है, तो आप उसका भी फ़ोटो खींच सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों पुख्ता सबूत माना जाएगा दोस्तों। तो ये सबूतें हो गई। तो आप ये सबूत जो है कि आप सोच रहे हैं कि इसको हम क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मोबाइल दुकान पे जाना है, किसी भी दुकान पे, शॉप पे चले जाइए, वहाँ पर आप अपना जो फ़ोटो है खींचे हैं उसको आप प्रिंट करवा के निकलवा लीजिए। प्रिंट करवा के निकालने के बाद दोस्तों आप जो है इसको जो है आप सोच रहे होंगे इसको हम क्या करें। ये तो बातें हो गई सबूत, अब हम इसको क्या करें, कहाँ जाएँ आवेदन करने। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है BDO ऑफिसर कार्यालय में, जिन्हें हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका काम होता है सड़क, नाले, नाली का आदि का रख रखाव करने का भी जिम्मा होता है। साथ ही में दोस्तों सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का भी काम जो होता है BDO ऑफिसर करते हैं, जिन्हें हम खंड विकास अधिकारी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आप वहाँ पर जाइए, आप आवेदन दीजिए। आवेदन में जो आप फ़ोटो खींचे हैं, सबूत है आपका, उस आवेदन में कलेक्ट करके जो है कि आप उस वहाँ पर जमा कर देंगे। दोस्तों एक बात, अगर आप उस चक्रोट से अगर किसी व्यक्ति का दूसरों को भी परेशानी हो रही है तो आप उनसे भी बातें करके उनका भी हस्ताक्षर जो है आप उस आवेदन में करवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों इसकी वजह ये है ना, क्या दोस्तों, ये बेस है, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा आपकी सुनवाइयाँ होंगी, क्योंकि आप ही अकेले नहीं परेशान हो रहे, क्योंकि 10-8 लोग और भी परेशान हो रहे। जितने भी लोग अगर परेशान हैं उनका हस्ताक्षर आप जो है कि आवेदन में करवा कर आप वहीं खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आप जमा कर दें, BDO ऑफिसर में। तो दोस्तों आप जब जमा कर देंगे वहाँ पर, पूरा आपका सबूत हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका, जो पूरा चीज़ जमा करने के बाद, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका 70% काम हो गया। 70% आपका काम हो गया दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जैसे आए हैं वैसे ही घर चले आइए। तो आगे की काम जो है कि दोस्तों BDO ऑफिसर करेगी। BDO ऑफिसर तब उस आपको आवेदन को लेगी। उस आवेदन को लेने के बाद जो है वो BDO ऑफिसर जो होता है पुलिस थाने जाती है, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाने, जो व्यक्ति जो है कि चक्रोट को काट कर खेतों में फेंक रहा था। तो जो है उस जो BDO ऑफिसर होता है वहाँ पर थाने में जाने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर FIR करती है, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उस, क्योंकि दोस्तों पुलिस को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिल गया है। दोस्तों प्रथम सूचना रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि किसी भी वारदात की जांच में FIR सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर किया जाता है। जब आप FIR दर्ज करेंगे तभी पुलिस जो है अपने मामले को शुरू करती है। तो जो BDO ऑफिसर थे वो जाकर थाने में रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद पुलिस अपना जो है कार्य करना स्टार्ट करेगी। तो पुलिस जो है उस व्यक्ति के घर जाती है जो व्यक्ति चक्रोट को काट रहा था। वहाँ जाने के बाद सीधा उसको अरेस्ट कर लेती है पुलिस। अरेस्ट करने के बाद उसको थाने पर लाती है और उससे पूछताछ करती है पुलिस। पूछताछ करने के बाद वो बताता है कि यही बात है कि नहीं माना, किसी के बात भी नहीं माना, तो उसको दोस्तों दंड नहीं किया जाएगा। एक केस उसके ऊपर ये भी लग सकता है दोस्तों, IPC सेक्शन 431 के तहत भी वो व्यक्ति दंडनीय हो सकता है दोस्तों। इसमें यह बताया गया कि सड़क, नाले, नाली आदि चक्रोट का यदि कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाता है
उसको क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है व्यक्ति, उसके ऊपर कठिन कारावास है, जिसकी वजह से उसको कठिन से कठिन कारावास 5 वर्ष तक की कारावास हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय हो सकता है ऐसा व्यक्ति, या फिर दोनों से दंडनीय हो सकता है ऐसे व्यक्ति दोस्तों। इस केस ऐसे तब भी पुलिस उससे पूछताछ करती है दोस्तों। इसमें जो है कि ना पुलिस जो है, जो व्यक्ति गलत काम कर रहा था, जो चक्रोड़ काट रहा था वो व्यक्ति, उसको ऊपर आर्थिक स्थिति से भी उसको दंडनीय किया जा सकता है। जैसे कि 4 बच्चे हैं, उसकी वाइफ नहीं है, अकेला है, बच्चों को कौन खिलाएगा, उसको आर्थिक स्थिति से भी दंडनीय किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही आप, यही सारा प्रोसेस है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आई, अगर किसी भी प्रकार का अगर इस समस्या से अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों हर एक सब्सक्राइबर का बात सुनता हूं और उनको रिप्लाई ज़रूर देता हूं दोस्तों। कि यदि कोई व्यक्ति किसी के संपत्ति पर अगर कब्जा करता है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, और हम कहाँ शिकायत दर्ज करने जाएँ कि हमारी सुनवाई की जाए। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अगर कब्जा किया है तो आप कहाँ जाएंगे आवेदन दर्ज करने, क्या क्या प्रोसेस होगा। तो साथियों आज हम इस पूरे बातों को लेकर चलेंगे और आपको सारी जानकारी बताएंगे, कहाँ जाकर आवेदन दर्ज करना है, क्या क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। तो साथियों अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के संपत्ति पर अगर कब्जा कर लेता है तो पहली बात दोस्तों, अगर कब्जा किया है, अगर कर लिया है, आप परेशान हो गए हैं वो व्यक्ति से, अगर वो कब्जा कर रखा है आपकी संपत्ति को, लमसम 1 फीट कब्जा कर लिया है, आपके खेत बाड़ी में कब्जा कर लिया है, तो इस समस्या से आप परेशान हैं और अपने मुखिया को आप बताए हैं, आपका मुखिया जो है कुछ कर ही नहीं पा रहा है, गांव का प्रधान जो होता है आपका कुछ बात ही नहीं मान पा रहा है, आपका वो समझ लीजिए आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और आप तंग आ चुके हैं कि हम आखिर कहाँ आवेदन दर्ज करने जाएँ कि हमारी सुनवाई हो। तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक ही बात बताते हैं, हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि सबूत ही सबसे बड़ा गवाह होता है दोस्तों, सबूत ही सबसे बड़ा गवाह होता है। आपको सबसे पहले सबूत इकट्ठा करना है दोस्तों, क्योंकि सबूत के तौर पर सारी चीज़ें आजकल होती हैं। सबूत ही गवाह होता है दोस्तों, सबूत ही सबसे महत्वपूर्ण जो होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स होता है। तो दोस्तों सबूत कैसे कलेक्ट करना है दोस्तों, सबूत इकट्ठा करने का आसान तरीका है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति अगर संपत्ति को कब्जा किया है तो आप उस स्थान पर जाइए और उसको फ़ोटो खींच लीजिए दोस्तों। फ़ोटो खींचने के बाद जो है उसको ऐसा फ़ोटो खींचिए ताकि साफ दिखाई दे कि मेरा जो संपत्ति ज़मीन है तो इस तरह का है, और वो व्यक्ति है जो उसका कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, उस तरीके से जैसा साफ दिखाई दे कि आपका खेत कम है उसका ज़्यादा है। तो किसी भी प्रकार से फ़ोटो खींच लीजिए ताकि साफ दिखाई दे कि आपकी संपत्ति को उसने कब्जा किया है दोस्तों। आनी चाहिए फ़ोटो में साफ। और आप फ़ोटो खींचने के बाद जो है कि आप जो किसी मोबाइल की दुकान पे चली जाइए और प्रिंट करवा के निकलवा लीजिए साथियों। निकलवाने के बाद प्रिंट करवा के उसको रख लीजिए। ये हो गया दोस्तों आपका सबूत। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सबूत तो आपका हो गया। इतना ही बहुत सबूत है दोस्तों। अगर आपके पास गवाह भी हैं तो और ही बेहतर बात है कि 2-4 लोग मिल के सपोर्ट आपको करेंगे तो और अच्छी बात है। तो साथियों ये सबूत हो गया, मैंने अभी बताया जो। तो आपको ये लेकर कहाँ जाना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस मामले में जो होता है ना, ये संज्ञेय अपराध है दोस्तों। संज्ञेय अपराध में साथियों आपको जो है कि तुरंत आपको शिकायत दर्ज कर देनी चाहिए, आपको सरकारी कानूनी सहायता लेनी चाहिए दोस्तों। आप सबसे पहले दोस्तों चले जाइए अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस थाने में चले जाइए। आप FIR भी कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर। अगर आप FIR जब करेंगे तो वो जो पुलिस वाले होते हैं ना, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेते हैं जो व्यक्ति आपके संपत्ति पर कब्जा किया है। पुलिस वाला जो होता है उस व्यक्ति के ऊपर IPC सेक्शन 447 के तहत उसे एक केस तैयार करता है दोस्तों उस व्यक्ति के खिलाफ। जबकि दोस्तों IPC सेक्शन 447 में यही बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के संपत्ति पर अगर कब्जा करता है तो उसे जो है कि 3 माह का कारावास भी शायद है, और जो है कि उसे 500 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो होता है, या फिर दोनों से दंड नहीं होगा दोस्तों। 3 माह का कारावास भी उसे सहना पड़ेगा और जो है कि उसे 500 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर संज्ञेय अपराध अगर गंभीर मामला है दोस्तों। तो अगर आप पुलिस थाने पर गए हैं, आवेदन FIR किए हैं, अगर आप FIR लिखेंगे वहाँ पर आप जाएंगे, अगर FIR नहीं लेते हैं, किसी तरीके से आपका सुनवाई नहीं हो रहा है पुलिस थाने में, तो आप ASP के पास जाइए दोस्तों। आप जो है साथियों वहाँ ASP के पास जाइए, जिन्हें हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, जिन्हें हम पुलिस अधीक्षक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आप उनके पास जाइए, अपना शिकायत दर्ज कर लिए। अगर वो शिकायत आपकी लेने में विफल हैं, आपकी शिकायत नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों आप
एसडीएम कार्यालय में भी जा सकते हैं दोस्तों। ये मत सोचिए कि एसडीएम कार्यालय में नहीं जाएंगे, ये तो नाली चक्रोड का ही मामला है। तो दोस्तों आप जो है एसडीएम कार्यालय में जाकर भी आवेदन दे सकते हैं दोस्तों। एसडीएम कार्यालय आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपका समस्या सुनना पड़ेगा दोस्तों। आप एसडीएम कार्यालय में जाइए, वहाँ आप एक आवेदन दीजिए। देने के बाद पूरा आप जो फ़ोटो वोटो जो खींचे हैं, प्रिंट करवा के निकलवाए हैं, उसको भी प्रिंट करवाओ, उसको भी लिखित तौर पर वहाँ आप जो है सबूत के तौर पर वहाँ एसडीएम कार्यालय में जमा कर दीजिए। एसडीएम कार्यालय में जाइए, चाहिए आप एएसपी कार्यालय में जाइए, आप जो है वहाँ जमा कर दीजिए। अगर आपका फिर भी नहीं शिकायत अगर सुनवाई हो रही तो आप जो है कि संबंधित अदालत में आप जाकर व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। आप जो है अदालत में जाइए, वहाँ व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करिए। आपकी सुनवाई कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, आपकी सुनवाई होकर रहेगी। और जो व्यक्ति आपके सुनवाई को नहीं लिए हैं, आपके सुनवाई को नहीं दर्ज किए हैं, आपके आवेदन को नहीं लिए हैं, तो उन्हें सादा कारावास से दंडनीय किया जाएगा दोस्तों। इसमें 3 से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। तो साथियों यही है हमारा टॉपिक। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति कब्जा करता है, उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 447 के तहत दंडनीय किया जाएगा। 3 माह का कारावास है, 500 रुपये का जुर्माना भी है। तो दोस्तों आप अगर आवेदन देने जाएंगे, अगर वहाँ पर फ्री एक फ़ोटो मिलता है, वो सादा कागज़ मिलता है, वहाँ पेन मिलता है। अगर कोई इसका पैसा लेता है तो दोस्तों वो रिश्वत मत दीजिए। उन्हें बोल दीजिए कि दोस्तों साफ़ है कि इसमें सब फ्री रहता है, यहाँ पर सादा कागज़ भी फ्री रहता है, पेन भी सब रहता है, आपका सेफ्टी पूरा रहता है दोस्तों। पुलिस का काम यही होता है कि आपका देख रेख करने का होता है दोस्तों, आपकी सहायता हेल्प करने का पुलिस का काम होता है, ये नहीं कि आपको मारने का काम करे। जो कि 5 वर्ष के बच्चे को किसी देव मूर्ति पर उसकी बलि चढ़ाई जाए, उस बच्चे का किडनैप करके लेकर जाया जाए, या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करके लेकर जाता है, या फिर जो होता है उसको बहला या फिर फुसला कर उसको लेकर जाता है, और जाने के बाद या फिर उसका मकसद जो होता है उसका बलि चढ़ाना होता है। यदि कोई भी धन चुराने किसी के घर में गया है और धन नहीं मिलता है उसको, तो वहाँ उस घर में जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसका हत्या कर देता है। जी हाँ साथियों, यदि कोई व्यक्ति किसी भी 5 वर्ष का बच्चा हो या फिर 7 वर्षीय बालक हो, तो यदि कोई व्यक्ति उसको व्यपहरण या फिर अपहरण करके उसका हत्या करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कठिन से कठिन कारावास से दंडित होगा। जैसे भारत से वो अपहरण किया है और वो विदेश में जाकर या फिर कहीं और भारत से बाहर जाकर वो किसी देव मूर्ति पर उसकी बलि चढ़ाई जाए, उस बच्चे का किडनैप करके लेकर जाया जाए, या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करके लेकर जाता है, या फिर जो होता है उसको बहला या फिर फुसला कर उसको लेकर जाता है, और जाने के बाद या फिर उसका मकसद जो होता है उसका बलि चढ़ाना होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है आईपीसी सेक्शन से कठिन कारावास से वो व्यक्ति दंडित होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति धन लेकर अगर धन चुराने किसी के घर में गया है और धन नहीं मिलता है उसको, तो वहाँ उस घर में जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसका हत्या कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी पनिशमेंट दिया गया है। तो दोस्तों जी हाँ, मैं हूँ एडवोकेट नीरज सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन विधि संहिता। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, चलिए आईपीसी सेक्शन हम बात करते हैं 364। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 364। जी हाँ, इसमें यह बताया गया कि यदि कोई भी 7 वर्षीय बच्चे का या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, वो व्यपहरण या फिर अपहरण करता है, और ये सब करने के बाद वो जाकर किसी भी देव मूर्ति पर उसकी बलि चढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सही सुन रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे को किडनैप करता है, अपहरण करता है, करने के बाद जो है कि किसी भी देव मूर्ति पर उसकी बलि दिया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है, भारत से बाहर लेकर जाता है और उसके कहीं पर भी बलि चढ़ाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति होता है बहुत कठिन से कठिन कारावास से दंडित किया जाता है। वो व्यक्ति चाहे आपराधिक बल का प्रयोग करके जोर जबरदस्ती करके उस बच्चा चाहे रो रहा है, चाहे जो कर रहा हो, उसका मुंह दबाकर उसको आपराधिक बल का प्रयोग करके लेकर जाता है और उसका बलि चढ़ाता है, उसको मार डालता है, जान से मार डालता है, या फिर उसको बहला कर, फुसला कर, या फिर चाहे जैसे तरीके से वो लेकर जाता है उस बच्चे को, चाहे 7 वर्षीय बालक हो, 5 वर्षीय बालक हो, 6 वर्षीय बालक हो, तो इसमें से अगर लेकर जाता है ऐसे वर्ष के बच्चे को, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शंस लगते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आईपीसी सेक्शन 364 धारा 364 के अंतर्गत वो व्यक्ति दंडित होगा, जिसकी वजह से उसे जो इस प्रकार का अपराध करता है धारा 364 का, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन लगता है 364। ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर कठिन से कठिन कारावास का सामना करना पड़ सकता है, जो कि कारावास है आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का कारावास दिया गया है, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड, या फिर कठिन से कठिन कारावास उस व्यक्ति के ऊपर 10 वर्ष तक का कारावास का सामना करना पड़ सकता है। 10 वर्ष का जेल उसको सहना पड़ेगा, और जो है कि उसे जो है कि जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके का एक और है, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए आईपीसी सेक्शन 364A, जी हाँ दोस्तों, धारा 364 का
ये है, इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति हो अगर किसी भी बच्चे का हत्या करता है वो कठिन से कठिन कारावास से दंडित होगा। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो या सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। दोस्तों डिफरेंट मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ लोग थे, वो एक घर में जाते हैं जिसमें उस घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था, गार्जियन कोई नहीं था, उसमें केवल 2 बच्चे लेटे। उन बच्चों की उम्र जो है कि 5, 6, 7 वर्ष तक का था और 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का था। तो दोनों बच्चे थे और वो लोग जाते हैं धन चुराने के लिए जाते हैं और धन उनके घर में ना मिलने के कारण उन बच्चों को जो है कि उसका गला घोंटकर मार देते हैं। गला घोंटकर मारने के बाद ये और जो है कि एक बोरे में उन दोनों बच्चों को भरकर एक या फिर नदी या फिर तालाब में फेंक देते हैं। ये दोस्तों जो है क्रूरतम अपराध है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन से लगता है 364 ए लगता है, जिसकी वजह से उसे मृत्यु दंड ही पर्याप्त दंड माना जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें मृत्यु दंड ही पर्याप्त दंड है, जुर्माना नहीं दिया गया है। इंडियन पेनल कोड में यही बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें यही बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी का हत्या करता है तो उसमें आईपीसी सेक्शंस लगते हैं 302। जी हाँ दोस्तों, 302 कठिन से कठिन कारावास में इसमें सामना करना पड़ सकता है। आजीवन कारावास है, मृत्यु दंड है, या फिर कठिन से कठिन कारावास, उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाता है धारा 302 में। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है मैं सफल रहा इस छोटे से लेक्चर में, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है आपको धारा 364 और आईपीसी सेक्शन 364 ए समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट है, कन्फ्यूजिंग है, तो दोस्तों आप जो है कि प्यारे से कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न लिखिए कमेंट में, मैं आपके प्रश्न का आंसर जरूर बताने का प्रयास करूंगा। यह है कि ठोस एफआईआर कैसे लिखें, ठोस एफआईआर कैसे दर्ज करवाएं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपनी टॉपिक की ओर। कि दोस्तों एफआईआर जब आप लिखवाएंगे उसमें 4 बातें हमेशा लिखनी आवश्यक है और उसमें होना भी चाहिए एफआईआर में। ये बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों और किसके सामने, ये बातें तो एफआईआर में ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि ए नाम का एक व्यक्ति है और उसके सामने ए और बी ने लड़ाई की, मारपीट की, तब वो व्यक्ति जाता है अपने नज़दीकी थाना में एफआईआर लिखवाने, एफआईआर दर्ज करवाने जाता है। वो जाने के बाद वो सारी बातों को बताता है, जैसा कि मैंने बताया था कब, वो सारी बातों को बताएगा पुलिस थाने में जाकर। कब आता है पहले नंबर पर टाइम और डेट, टाइम और डेट आ जाता है दोस्तों, कब हुआ था, कब में आ जाता है दोस्तों टाइम और डेट, तो फिर आपको बताना है इसमें। तो फिर दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कहाँ, किस जगह की बात है सर, प्लेस आ जाता है दोस्तों, किस जगह की बात है, जिस जगह की मैटर हुआ है दोस्तों वहाँ का स्थान भी आप बताएंगे प्लेस का। तो फिर क्यों, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्यों, तो फिर आपको बताना है वजह, किसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुई थी, आपको फालतू में क्यों मारा गया था, या फिर आपको बगैर वजह से किसी को नहीं मारेगा दोस्तों, वजह तो होनी चाहिए। बगैर वजह को तो कौन मारेगा भाई, किसको। तो फिर आपको पूरी वजह बतानी थी कि सर मैं वहाँ था और अचानक सा मारपीट हो गया, मैं समझ नहीं पाया कुछ। तो ये सब सारी चीज़ें बतानी है दोस्तों। तो फिर चौथी बात आती है दोस्तों किसके सामने। तब आपको पूरी कहानी बतानी है कि जैसे कि मैं डिले करूँ दोस्तों, जैसा कि एक ए नाम का एक व्यक्ति है और वो किसी बाज़ार में खड़ा था और वहाँ भी कई लोग भी उपस्थित थे। तभी अचानक से बी और सी ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमला किया। तब फिर वो मुझे मारने पीटने लगे और मारने पीटने के बाद तुरंत वहाँ से वो लोग भाग गए। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। तो फिर वहाँ पर आ जाता है दोस्तों सामने, वहाँ पर कुछ लोग भी उपस्थित थे। जो ये दुर्घटना जब घटित हो रहा था तो फिर कुछ लोग भी उपस्थित थे, उन्होंने भी ये दुर्घटना को देखा। जब आप बताए रहेंगे तो फिर वो जो है कि पुलिस उन लोगों के पास जाएगी, जाने के बाद पूछताछ करेगी, क्योंकि दोस्तों जो लोग आप मारपीट होते हुए देखा है वो आपके गवाह हो सकते हैं दोस्तों, और गवाह के तौर पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। गवाह भी हो सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने दुर्घटना को घटित होते हुए देखा है वो गवाह हो सकते हैं आपके। तो ये चीज़ें दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं। और एक बात दोस्तों ये भी, अगर आपके साथ जैसा कि आपको लात घुस्से से मारा गया है कि किसी वेपन हथियार से मारा गया है, आपको हथियार भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि सरिया हो सकता है, चाकू हो सकता है, तलवार हो सकता है,
बंदूक भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो भी आपको बताना है एग्जैक्टली बताना है, एकदम फेक नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ फेक नहीं बतानी है। जैसा कि मैं बताऊं कि आप मार खाए हैं लाठी से, डंडे से, मुक्के से, लात से मार खाए हैं और आप लिखवा रहे हैं चाकू, आपके शरीर पर तो घाव है ही नहीं, तो दोस्तों फेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुलिस आपके भी ऊपर कार्रवाई करेगी। झूठी आवेदन देने के खिलाफ आपके ऊपर भी कार्रवाई करेगी पुलिस। सीआरपीसी सेक्शन दोस्तों 211 और 182 के तहत आपके ऊपर भी एफआईआर करेगी पुलिस, क्योंकि दोस्तों पुलिस के पास पावर है। अगर आप दूसरे को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे को फंसाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, तो 211 के तहत आप गिरफ्तार होंगे दोस्तों। तो दोस्तों फेक नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको बताना है, जो जो आपके साथ हुआ रहेगा वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों जब आप एफआईआर पूरी चीज़ें हो गई दोस्तों, कब, कहाँ, क्यों और किसके सामने, कब में आ जाता है दोस्तों, कहाँ किस जगह की बात है, कब टाइम डेट आ जाता है, कहाँ प्लेस किस जगह की बात है सब, क्यों, तब फिर आपको वजह बतानी थी किया। और दोस्तों एक बात आपको ये वजह बतानी है। वजह बताने के बाद दोस्तों इस वजह से मुझे झगड़ा हुई, अगर वजह पुरानी रंजिश की वजह से, पुरानी दुश्मनी की वजह से अगर आपके साथ लड़ाई हुई, मारपीट हुई, तो आपको पुरानी दुश्मनी के भी बतानी है कि सर पुरानी दुश्मनी थी, पुरानी रंजिश थी, इसकी वजह से मुझे मारा गया और मैं समझ नहीं पाया कब आए और मुझे मार के चले गए, मुझे चोट पहुँचाया गया। तो आप ये भी बताएंगे अगर उस पुरानी रंजिश के साथ, जिससे तुम्हारी पुरानी रंजिश है, अगर उसके घर में किसी का नाम जानते हो, उस जो आपको मारने वाला था उसका नाम जानते हैं, तो उसका नाम भी आप एफआईआर में लिखवाएंगे दोस्तों। अगर उनके घर में माता पिता के नाम जानते हैं तो उनके माता पिता का भी नाम डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ठोस तौर पर माना जाता है दोस्तों। जैसा कि ये हो गया कब, कहाँ, क्यों और किसके सामने दोस्तों, जो ने आपको देखा है, ये दुर्घटना को घटित होते हुए देखा है, तो उनको गवाह के तौर पर माना जाता है दोस्तों। ये गवाही देंगे, आपके पक्ष गवाही देंगे, आपके गवाह हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एफआईआर पूरी तरीके से जब कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेंगे एफआईआर, तो वहाँ पर आपको तुरंत एफआईआर की डुप्लीकेट कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। एफआईआर जमा करने से पहले आपको अपनी साइन करनी होगी, अपनी हस्ताक्षर चाहिए और अपना नाम भी दर्ज कर दीजिए दोस्तों उसमें, और अपना मोबाइल नंबर उसमें डालना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों एफआईआर बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी अपराध या वारदात की जांच में एफआईआर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर किया जाता है दोस्तों। जब आप एफआईआर लिखेंगे तभी पुलिस अपने मामले को शुरू करती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एफआईआर लिखने में आनाकानी करते हैं। कारण तो बहुत है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। कुछ लोग भ्रष्ट रहते हैं और एफआईआर नहीं लिखते हैं। तो बहुत ही सरल डायरेक्शन में बताया गया है कि किसी भी अपराध को मिनिमाइज़ न किया जाए, किसी भी एफआईआर को लिखने में कोताही न किया जाए दोस्तों। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार का अपराध करते हैं, तो इनके लिए भी सत्य प्रावधान कर दिया गया है कि 2 वर्ष की सज़ा होगी और 6 महीने से कम की नहीं होगी सज़ा, जो इस प्रकार का अपराध कारित करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप घर से भी एफआईआर लिख कर जा सकते हैं। मैं डिले करूं कि आप एफआईआर लिखे हैं और थाने पर गए हैं एफआईआर दर्ज करवाने, तो वहां पर जो होते हैं बारसातक अधिकारी, जिसे हम ड्यूटी ऑफ पुलिस कहते हैं, तो वहां आप एफआईआर दर्ज करेंगे और वो आपकी एफआईआर नहीं लेते हैं तो आप थाने के बाहर आइए। बाहर आने के बाद वहां पर आप थाना बोर्ड होगा, थाने बोर्ड के पास आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आप डर रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं कि ये सबूत के तौर पर माना जाएगा कि सर मैं गया था और मेरी एफआईआर को नहीं लिखा गया और नहीं दर्ज किया गया। तो ये सारी बातें आपको लेकर एसपी के पास जाने हैं। एसपी के पास जाने के बाद आपको सारी बातें को बताना है कि सर मैं वहाँ थाने पर गया था और मेरी एफआईआर नहीं दर्ज किया गया, ना ही लिया गया और ना ही लिखा गया। सर मैं घर से लेकर आया था फिर भी नहीं लिया गया। तो एसपी जो है उन थाने से जो मेन रहता है पुलिस, उससे बात करेगा एसपी। बात करने के बाद मामले को शुरू करेगा। तो फिर फ़ोन से बात करता है एसपी और थाने और एसपी से मेल जोल खा जाता है और एसपी भी जो है आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करता है। तो दोस्तों आपके पास लास्ट स्टेज बचता है जो कि ये है कोर्ट। आप कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करिए और जिन ने एफआईआर दर्ज करने की नहीं आपको भेज दिया वापस कि आप एफआईआर नहीं होगी, आपकी नहीं दर्ज होगा एफआईआर, तो उनके लिए भी कठिन प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों, जो कि उन सब की
नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है दोस्तों। जो व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है साथियों, उसकी गाड़ी जो है सीज कर ली जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति जो होता है 200, 300, 400 के स्पीड गाड़ी चलाता है, वो कानूनन अपराध है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन बीडी संहिता में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज हम बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से बाइक चलाता है, उतावलेपन से बाइक चलाता है, बाइक चला रहा है, उसके द्वारा उस व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया है, वो व्यक्ति किसी को गंभीर चोटें आ जाती हैं, पैर टूट जाता है, तो इस मामले में उस व्यक्ति के ऊपर कौन सी आईपीसी सेक्शंस लगेंगे और कितने वर्ष के उस व्यक्ति के ऊपर कारावास होनी चाहिए और कहां जाकर आवेदन दर्ज करना चाहिए। ऐसे मामले में अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है किसी दूसरे व्यक्ति का, तो इस मामले में कहां जाकर आवेदन करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। आज हम इसी के टॉपिक पर पूरी आपको जानकारी बताएंगे, कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करना है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है किसी व्यक्ति का। तो दोस्तों मान के चलिए यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से बाइक चलाता है, उतावलेपन से बाइक चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर 1 मंथ की सज़ा होती है और 1000 रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से बाइक चलाता है, उतावलेपन से बाइक चलाता है, ऐसा कि किसी भी चीज़ की जल्दी हो उस व्यक्ति का, ऐसा ही लापरवाही से बाइक चलाता है वो व्यक्ति, तो उसके ऊपर आईपीसी सेक्शंस भी लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन लगते हैं। तो आईपीसी सेक्शन 279 इसमें यह बताया गया है यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से बाइक चलाता है, उतावलेपन से बाइक चलाता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन लगता है 279 इसके, जिसकी वजह से उसे 1 मंथ का सज़ा है और 1000 से लेकर 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को, अगर इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है। जो व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है साथियों, उसकी गाड़ी जो है सीज कर ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी गाड़ी सीज कर ली जाती है, साथ में उस व्यक्ति को 6 महीने का कारावास और 8 से 12,000 रुपये का उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है यदि कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नशे में बाइक चलाता है, उसके ऊपर 8 से 12,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने का कारावास से दंडित किया जाता है। अगर नशे में गाड़ी चलाता है, उसका सीज भी कर लिया जाता है गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, उसका गाड़ी सीज कर लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति साथ में सीज कर लिया जाता है, अगर वो एक्सीडेंट करता है, मान लीजिए अगर वो व्यक्ति गाड़ी नशे में चलाता है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में 4-5 लोगों का हत्या करके ही जाएगा वो, अगर नशे में गाड़ी चलाता है। इसीलिए पुलिस जो होता है, इतना पनिशमेंट दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति दोबारा ना करे, नशे में गाड़ी ना चलाए। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जो होता है गाड़ी स्पीड चलाता है, 200, 300, 400 के स्पीड गाड़ी चलाता है, वो कानूनन अपराध है। जी हाँ दोस्तों, वो कानूनन अपराध है। इसमें दंडित किया जाता है ऐसे व्यक्ति को अगर गाड़ी तेज चलाता है। इस मामले में भी उस व्यक्ति के ऊपर कठिन से कठिन कारावास से दंडित किया जाता है यदि कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है। नशे में जो गाड़ी चलाता है, जैसा कि अगर कोई व्यक्ति अगर जा रहा होता है और आप उसको टक्कर मार दिए हैं, उसका जो है हाथ में, पैर में, बॉडी की कहीं जगह पर उसको चोटें आ जाती हैं, साधारण चोटें आ जाती हैं उस व्यक्ति को। तो जैसा कि उसके हाथ में स्क्रैच आ जाता है, थोड़े बहुत ब्लड निकलते हैं, स्क्रैच आ जाता है, चोटें आ जाते हैं छोटे मोटे, तो इस मामले में उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन 337 के तहत उसे दंडित किया जाता है, जिसकी वजह से उसे 6 महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है दोस्तों। यदि वो व्यक्ति एक्सीडेंट करता है छोटा मोटा, उसमें उसे 6 महीने का कारावास है और 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर दोनों से दंडित होगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो लापरवाही से चला रहा था तभी एक्सीडेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग उसे दंडित किया जाता है। अगर वो जो एक्ट किया रहेगा उसके हिसाब से उसे दंडित किया जाता है, जो एक्ट किया रहेगा उसके हिसाब से उसे दंडित किया जाता है। अगर वो व्यक्ति जो साधारण चोट था, अगर वो गंभीर चोट कर देता है, जैसा कि उस व्यक्ति का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कमर का हड्डी खसक गई, तो इस प्रकार जो होता है ना दोस्तों, ये संज्ञेय अपराध है, ये गंभीर मामला है। ऐसे मामले में उस व्यक्ति के ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है और 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये का जुर्माना उसे देना पड़ सकता है। यह कठिन से कठिन कारावास है, या फिर दोनों से दंडित होगा ऐसा व्यक्ति जो गंभीर अपराध करता है। जी हाँ दोस्तों, गंभीर अपराध कर दिया, ये पैर टूट गया, उस व्यक्ति का जीवन गाथा में पूरा जो है कि उसका समस्या आता है, पूरा जीवन उसका जो बीतता है वो बहुत कठिनाई से बीतता है, तो इस मामले में उसे दंडित किया जाता है दोस्तों। अगर आप शिकायत भी करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिकायत करना चाहते हैं इस व्यक्ति का, अगर वो एक्सीडेंट करके फरार हो गया है, नहीं मिल रहा है दोस्तों, आप उसको जो है कि ट्रैक करके आप उसका इन्फॉर्मेशन निकाल के आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि रोड पर तो आजकल CCTV कैमरे लगे हैं,
अगर उस व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट करके भागा हुआ है तो आप CCTV कैमरा अगर रास्ते में अगर कहीं है तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। CCTV कैमरे में अगर आ जाता है उसका वीडियो, अगर जो एक्सीडेंट करके भागा है बाइक से, तो आप वीडियो थोड़ा चेक कर लीजिए। वीडियो में अगर मिल जाता है उसका तो गाड़ी का नंबर प्लेट जो होता है उसका निकाल लीजिए। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप नंबर डाल देंगे कि आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। आपका जन्म कहाँ हुआ था, आप किसके ख़ानदान से हैं, आप कौन कास्ट से हैं, तो ये पूरी बातें आ जाती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप सबूत कलेक्ट करके उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और जो एक्ट किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसे दंडित किया जाता है। उसके ऊपर IPC सेक्शंस भी लगते हैं जो एक्ट किया रहेगा। जैसा कि उसने लापरवाही चला, IPC सेक्शन लग जाएगा, 279 लग जाता है और 337, 338 भी लग जाता है ऐसे मामले में। तो आपको शिकायत ये जो है कलेक्ट करने ना है सबूत, आपको कलेक्ट करने के बाद आप जो है चले जाइए सीधा पुलिस थाने। जी हाँ दोस्तों, आप FIR भी कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर। आप जाइए सीधा FIR कीजिए। अगर आपकी FIR नहीं लिया जाता तो आप SP सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास जाइए। आप पुलिस अधीक्षक के नाम से भी हम जानते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास आप जाइए, अपना शिकायत दर्ज करिए। आपकी शिकायत निश्चित तौर पर होकर ही रहेगी, वहाँ पर आपका शिकायत दर्ज किया जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए आपका शिकायत नहीं लेते हैं वो लोग, तो आप जो है कि कोर्ट में जाइए, आपका वेलकम है वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आपका वेलकम है, हर एक पीड़ित व्यक्ति का वहाँ पर वेलकम है। कोर्ट में हर एक व्यक्ति का सुनवाई किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है मैं सफल रहा हूँ इस छोटे से लेक्चर में, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर मिल गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो दोस्तों आप जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब ऐसे मैसेज द्वारा दिया करूँगा दोस्तों। 383 धारा 383 आखिर क्या होता है? तो दोस्तों मान लीजिए कि एग्जाम्पल में लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको ये बोलता है भाई तुम मुझको धन दे दे या फिर पैसा दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ सदोष अवरोध कारित करूँगा। वह आदमी दूसरे व्यक्ति को यह बोलता है तुम मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ गलत तरीके से उसे टॉर्चर करूँगा और तुम्हारे बच्चे को देख लूँगा तो बहुत मारूँगा, उसको पकड़ लिया तो किडनैप या फिर उसका गुमशुदा कर देगा वो व्यक्ति। तो वह व्यक्ति अगर ये करता है तो फिर वो उच्छापन का अपराध कारित करता है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको अगर ऐसा बोलता है। तो दूसरा टॉपिक लीजिए, यदि कोई व्यक्ति है और ये आकर आपको यह बोलता है भाई तुम मुझे धन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे विषय में हानिकारक लेख प्रकाशित करूँगा, तुम्हारे विषय में हानिकारक लेख प्रकाशित करूँगा, और आपके मन में भय डालकर आपसे पैसा ले लेता है, तो वो उच्छापन का अपराध कारित करता है दोस्तों। मान लीजिए यदि आपके खिलाफ वो बहुत ही पुरानी सबूत रखा है जिससे आपकी कमजोरी होते ही वो बात बोलकर वो आपसे पैसा लेता है, तो वो उच्छापन का अपराध कारित करता है और वो उच्छापन का अपराध कारित करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि वो व्यक्ति यह बोलता है, मान लीजिए यदि वह व्यक्ति यह बोलता है कि आता है और आपके मन में भय पैदा करके बेईमानी पूर्वक आपको डराता है, आपको कुछ लेने के लिए उत्प्रेरित आपको करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, यदि वह व्यक्ति जो है यह बोलता है वह व्यक्ति आपको यह बोलता है कि कोरे कागज़ लेकर आता है आपके पास, सादा कागज़, और आपके पास वो आपको भय पैदा कर दिया है, बेईमानी पूर्वक आपको डरा भी दिया है और धमका भी दिया है, और आप डरे हुए डरे हुए आपके अंदर भय भी पैदा हुआ, कहीं ये हमें ना मार न दे, कहीं हमें उठाकर कहीं लेकर चला ना जाए, मैं गायब हो जाऊं, ऐसा बात आपको मन में वो डाल देता है, तो आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं दोस्तों। तो फिर वो व्यक्ति कोरे कागज़, सादे कागज़ में आपका हस्ताक्षर मांगता है और वह बोलता है अगर हस्ताक्षर कर दीजिए और इसमें धन की मुद्रा लगा दीजिए, धन की मुद्रा लगाकर आप इसे निरस्त कर दीजिए, आप इसको जो है कि इसे पास कर दीजिए, जो कि उसे कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करने में उसे आसानी हो। तो वो सादे कागज़ में आपका हस्ताक्षर लेता है, साइन लेता है, जो ये सब आपका हस्ताक्षर जो है परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति जो होता है वो उच्छापन का अपराध कारित करता है दोस्तों। यदि कोई भी व्यक्ति दोस्तों इन तीनों चीज़ें जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर इन तीनों में से किसी भी का अगर उल्लंघन किया है, इनमें से किसी भी प्रकार का अपराध किया है, तो वो कठिन से कठिन कारावास से वो दंडनीय होगा दोस्तों। दंडनीय IPC सेक्शन 383 में उसकी मृत्यु भी
मतलब उसका आपराधिक दंड वो मृत्यु भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, या फिर कठिन से कठिन कारावास, उसे 10 वर्ष तक की सज़ा भी हो सकती है दोस्तों, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आईपीसी सेक्शन 378 करता है, आप लोग सुने होंगे, गांव में होंगे या फिर कहीं और ही होंगे, तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बगल के पड़ोसी में चोरी हो गया है, तो वहाँ चोरी हो गया है। तो हम आज का आपका यही टॉपिक बताएंगे कि आईपीसी सेक्शन 378 आखिर क्या होता है। तो दोस्तों आईपीसी धारा 378 ये है, चोरी कोई व्यक्ति करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, ए नाम का आदमी है और बी नाम के आदमी के घर में घुसता है। घुसने के बाद वो तखत पर बैठ जाता है और सामने देखता है कि सामने मेज़ पड़ी है और मेज़ के ऊपर सोने की अंगूठी पड़ी हुई है। तो वो व्यक्ति बगैर बी के पूछे ही वो अंगूठी ले लेता है। अंगूठी लेने के बाद वो चुपके से चला जाता है। तो वो व्यक्ति चोरी का अपराध कार्य करता है दोस्तों, चोरी का अपराध कारित करता है। कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का अगर जो आपसे पूछ कर नहीं लिया गया है तो वो चोरी में माना जाएगा दोस्तों। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो तो वो चोरी माना जाएगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति बगैर परमिशन के लिया है, या फिर कोई व्यक्ति यह बोलता है आपको, मान लीजिए कॉलेज से आप बाहर निकले हैं, वो आपकी बुक ले लेता है, कॉलेज से बाहर जब जैसे निकलते हैं आप आपकी किताब को छीन लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें घर दे दूँगा, और आपके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, तो वो जो व्यक्ति है, जो बालक है, वो चोरी का अपराध कारित करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चोरी का अपराध हो गया। मान लीजिए चोरी दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक होता है चल, एक होता है अचल। चोरी जो होता है दोस्तों, चल संपत्ति की ही चोरी हो सकती है, चल संपत्ति का ही चोरी हो सकता है दोस्तों, और अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है। चल संपत्ति में आ जाता है गाड़ी, मोटर, मोबाइल, कई भी प्रकार की चीज़ें जो कि ज़मीन से जो जुड़ी नहीं रहती, वो चल संपत्ति होता है। मान लीजिए अचल संपत्ति, आपके मन में डाउट होगा चल और अचल में क्या फ़र्क है। दोस्तों चल की जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, पैसा, रुपया, धन दौलत, ये सब जो है चल आता है। अचल में जैसे पेड़ हो गया, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे खेत में उगी हुई घास, खेत में उगी हुई घास वो अचल होता है। जब वह उस घास को काट दिया जाता है तो वो चल संपत्ति हो जाती है। तो आप वो व्यक्ति चोरी का अपराध कारित करता है। जब वो अचल है उसको काट कर चोरी से अलग अलग भागों में लेकर चला जाता है या फिर भाग जाता है, तो वो चोरी का अपराध कारित करता है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति जो चोरी का अपराध कारित करता है तो उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 378 के तहत उसे दंड नहीं किया जाएगा। उस पर कारावास जो है कि 3 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। और मान लीजिए यदि आपका गंभीर मामला है दोस्तों, गंभीर एक जो होता है, एक कॉन्जिबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस होता है। कॉन्जिबल ऑफेंस मतलब होता है कि गंभीर मामला, और नॉन कॉन्जिबल मतलब होता है कि मतलब छोटी परेशानी। गंभीर मामला और नॉर्मल मामला, नॉन कॉन्जिबल मतलब नॉर्मल मामला है जो कि आपस में ही सुलझाया जा सकता है, आपस में ही सुलझाया जा सकता है नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस को। और जो कॉन्जिबल ऑफेंस होता है, गंभीर मामला होता है। अगर आपका गंभीर मामला है तो आप जो है कि इसमें आप आवेदन भी दे सकते हैं, एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके मान लीजिए यदि आपका कॉन्जिबल ऑफेंस है, गंभीर मामला है, तो आप आवेदन दे सकते हैं अपने क्षेत्र के पुलिस थाना पर जाकर आप एक आवेदन दीजिए। यदि वहाँ पर आप जाते हैं, पुलिस जो होता है कि आपके आवेदन को नहीं लेता है, नहीं लिखता है, कुछ समस्याएं आती हैं, तो फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जब वहाँ आपके क्षेत्र के पुलिस थाना पर आपका नहीं एफआईआर दर्ज होगा तो आप एक काम करिए, आप जाइए एसपी के पास। एसपी के पास जाकर आप वहाँ आवेदन दे सकते हैं, वहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं दोस्तों आप। अगर वहाँ पर जब आप एसपी बोलेगा, पुलिस वाले के ऊपर सोर्स लगाएगा, तो फिर वह एफआईआर लिखेगा। अगर इन दोनों में से किसी की बात नहीं मिल रही, मतलब आपका कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है, फालतू में आपका व्यर्थ हो रहा है समय, 1-2 महीने से दौड़ रहे हैं, आपका काम हो ही नहीं रहा है, तो आप एक और स्टेज बचता है दोस्तों, जो कि होता है आप कोर्ट में जाकर एफआईआर अपना दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पर आपका एक वकील होगा, आपको वो गाइड करेगा। आप जो आपके साथ ऑफेंस हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, जिस से आपका पूरा समस्या है, वो अपने वकील को बताएंगे। वो आपके कामों को वो जो है पर्दा खुलासा करेगा दोस्तों।
तो दोस्तों ये हो गई कॉन्जिबल ऑफेंस, नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस। अगर आपके मैटर हुआ है तो फिर जो मैंने 3 प्रकार की आवेदन देने की बात की है, तो फिर आप किसी में से आपका आवेदन हो जाएगा दोस्तों। आप डरने की बात नहीं है दोस्तों, आपका हो जाएगा। तो दोस्तों एक आईपीसी हम पढ़ेंगे, आईपीसी 390, धारा 390 आखिर क्या होता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा, एग्जाम्पल में ले लीजिए, यदि कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके पास आईफोन है, बैग में भरा हुआ पूरा पैसा है, उसका बंदा गाड़ी से आता है, छोड़ता है और बोलता है कि मेरा घर बगल ही में, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उस व्यक्ति को किसी भी बात का डर नहीं होता है, किसी बात का भय ही नहीं रहता कि मुझे कौन पकड़ेगा, मुझे कौन लूटेगा, मुझे कौन चोरी करेगा। तो वो मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से वहाँ गाड़ी से उतरता है। उतरते ही वह जब जाने लगता है तो दो लुटेरे जो होते हैं उसका पीछा करते हैं और उसके माथे पर एक बंदूक लगा देते हैं, पिस्टल लगाते हैं। पिस्टल लगाने के बाद वो बोलते हैं तू मुझे पैसा दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु कर दूंगा तुम्हारा। तो दोस्तों आईपीसी 390 में यही बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति तुरंत मृत्यु या फिर तुरंत भय कर आपके अंदर भय पैदा करता है और उसी समय तत्काल ही कोई भी चीज़ आपको लेने के लिए वो आपको उत्प्रेरित करता हो। मान लीजिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति तुरंत आपको धमकी दे रहा है, धमकी देकर आपको जान से मारने की भी धमकी दिया है और आपके अंदर भय भी पैदा कर दिया है और उसी समय आपका धन, कीमती चीज़ वो ले लेता है, तो आईपीसी सेक्शन दोस्तों 390 धारा उसके ऊपर लग जाएगा, जिससे उसे 7 वर्ष की सज़ा होगी और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। मतलब रास्ते में गाड़ी लगा देना, बकरी बांध देना, गाय भैंस बांध देना, तो ऐसी समस्याएं आते हैं दोस्तों। तो हम उन पड़ोसियों को उनकी औकात दिखा सकते हैं दोस्तों। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अच्छी सलाह दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक है पड़ोसी पर लेकर जाइए। यदि पड़ोसी आपका गलत है, वो आपके अच्छे कामों को देखकर वो चिढ़ता है आपसे, आपको देखकर हमेशा जलता है वो पड़ोसी और आपके कामों पर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है वो पड़ोसी, तो ऐसे पड़ोसियों को दोस्तों सबक सिखाना ज़रूरी है। तो दोस्तों मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, आप घर में रहते हैं तो वो तेज़ म्यूजिक के साथ गाना बजाना करता है, जिससे आपको तो दिक्कत होती है, लेकिन आपके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है। मतलब नाली को लेकर बहुत से ज़्यादा समस्याएं होती हैं, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, टाली खड़ी कर देते हैं, भैंस गोरू बकरी भी बांध देते हैं, आपके घर के सामने कूड़ा फेंक देते हैं। तो दोस्तों आप उसके पास जाइए, जाकर उससे ढंग से बात करिए दोस्तों। जो आपकी समस्या है, समस्या से लेकर उससे पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से बात करिए कि भाई ऐसा मत करो क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। आपको बताने के बावजूद भी वो पड़ोसी नहीं मान रहा है, मतलब आपको परेशान करने में तुला है, आपसे लड़ाई झगड़े करने में तुला है वो। मतलब आप जब बात करने जाते हैं आपसे झगड़े के मूड में हमेशा रहता है कि मैं इससे लड़ाई झगड़ा करूँगा, ख़त्म मामला कर दूँगा। ऐसे पड़ोसी होते हैं कभी कभी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों सबूत। क्योंकि दोस्तों आजकल के जनरेशन में चाहे जहाँ भी आप जाएंगे शिकायत करने, किसी से भी शिकायत करने जाएंगे, सबसे पहले सबूत मांगेगा। क्योंकि दोस्तों सबूत ही सबसे बड़ा गवाह है, एविडेंस। दोस्तों आजकल चाहे जहाँ भी आप जाएंगे, एविडेंस सबसे बेस्ट प्रूफ है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रूफ है सबूत। तो दोस्तों हम सबूत कैसे कलेक्ट करें, ये समस्या आपके मन में उठ रहा होगा। तो दोस्तों हम बताएंगे कि आप कैसे सबूत कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जब आप जाते हैं उससे बात करने पड़ोसी से, या फिर किसी को दे दीजिए, फ़ोटो क्लिक कर लेगा। जब आप उसको समझा रहे होंगे फ़ोटोग्राफी कर लेगा। मतलब रास्ते में गोरू बछड़ू बांधा है तो उसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। मान लीजिए जब आते हैं रास्ते में जाते हैं तो फिर गाय बांध देते, भैंस बांध देते हैं। बरसात में समस्या होती है दोस्तों, तो फिर आने जाने में दिक्कत होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो सबूत के तौर पर माना जाएगा दोस्तों। क्योंकि हाँ ये बात तो है, इसका ही पड़वा पड़िया जो है वो सो पड़ोसी का ही है। तो गाड़ी टाली में लगा दिया है, रास्ते में टाली लगा दिया है, तो उसका फ़ोटो क्लिक करिए। जब वो आप बात करने जाएंगे अपने पड़ोसी से तो आप बात करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफिक से काम नहीं हो रहा है, नहीं आप जान पा रहे हैं, नहीं मतलब इतना आपको कठिन लग रहा है, तो आप एक काम करिए, आप जो है
ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपने मोबाइल अपने पॉकेट में रख लेना है और ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू करके अपने पड़ोसी से जाइए, बात करिए, आप ढंग से बात करिए। दोस्तों जब ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू होगा तो अपने बातों का सही चयन करिएगा दोस्तों, अच्छे से बताइएगा, तो फिर उस पड़ोसी का सारा कारनामा और उस पड़ोसी का सारा रवैया उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये सारी सबूतें हो गई दोस्तों। अगर आप फोटोग्राफी कर लें वो भी सबूत के तौर पर माना जाएगा। अगर आप पुराना वीडियो अपने पड़ोसी का रखे हैं तो वो पुख्ता सबूत माना जाएगा दोस्तों, वो पुख्ता सबूत होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो आपका पुराना वीडियो है तो और अच्छी बात है। तो आप इन सब सबूतों को लेकर आखिर क्या करेंगे दोस्तों? आप सबको ये सारी सबूत जो हो गई, आपको आपके इलाके में जो एसडीएम होता है उसे हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। वो एसडीएम के पास आप जाइए, एसडीएम कार्यालय में आपको एक आवेदन देना है। आपको एक आवेदन देना है, उस आवेदन में लिखना है फला 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 सेवा में फला। तो फिर आपको बताना है सर पड़ोसी के मामले में ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो आप जो सबूत होगा आपका उसे आप जो अगर फ़ोटो है, फ़ोटो को मतलब प्रिंट करवा कर निकलवा लीजिए, आवेदन के साथ कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका वीडियो है, वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप उसे भी निकलवा लीजिएगा, फ़ोटोग्राफी करके उसे आप निकलवा लीजिएगा। और आप ऑडियो जो है, ऑडियो जो रिकॉर्डिंग किए थे, आप टाइपिंग से उसे निकलवा लीजिएगा, टाइपिंग करवा के उसे आवेदन में निकलवा लीजिएगा। जो मेन टॉपिक है उसे थोड़ा हाईलाइट करवा दीजिएगा ताकि समझ में आए कि हाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा ऐसा एक्ट किया है इसके साथ। तो फिर आपको कलेक्ट करके आवेदन के साथ वहाँ पर जमा कर देना है एसडीएम कार्यालय में। तो आप जब जमा करेंगे एसडीएम के पास आपका जो है आवेदन पहुँचेगा, आवेदन आपका देखेगा, देखने के बाद वो कार्रवाई करेगा, जिससे वजह से जो एसडीएम होता है वो पड़ोसी को नोटिस भेजता है और आपको वहाँ पर रसीद भी मिल जाती है आवेदन की। आपके पास एक रसीद रहेगी और नोटिस भेजेगा पड़ोसी के पास। तो पड़ोसी जब अपना नोटिस पाते ही वो बमक जाता है, मतलब चिढ़ जाता है वो व्यक्ति, कि ये सोचता है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर वो पड़ोसी गुस्से में आता है, आपके घर में घुसता है। घर में घुसने के बाद आपसे लड़ाई झगड़ने की मूड में रहता है, आपके माँ और पिता को भी गाली देता है और आपको मारने की धमकी देता है। तो आप क्या करेंगे उस समय? तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको दोबारा आवेदन देना है। आवेदन दोबारा देंगे और उसमें लिखेंगे सर ये नोटिस पाने के बावजूद ये मुझसे और भी ज़्यादा तंग करने लगा है, मुझे हमारे कामों में और ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर रहा है ये पड़ोसी। तो फिर सारी बातें बताएंगे कि ये घर में घुसे मुझे मारने की धमकी देता है और मेरे माता पिता को गाली दिया। तो फिर ये सारी बातें दूसरे आवेदन में आपको लिखकर वहीं एसडीएम कार्यालय में फिर से आपको जमा कर देना है। तो फिर जब एसडीएम को दोबारा वाला आवेदन मिलेगा, मिलने के बाद तब एसडीएम जो होता है वो एक्शन लेगा। उसे तब समझ में आ जाता है एसडीएम को अगर मैंने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मतलब एसडीएम तब सोचेगा अगर मैंने बात नहीं आगे बढ़ाया, कार्रवाई आगे मैंने नहीं किया, तब लड़ाई हो सकती है, किसी का मृत्यु हो सकता है। तो वो 15 से 14 दिन के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। तब फिर वो आवेदन लेकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाने के बाद सारी बातों को बताता है। ना ही वो पुलिस की बात मान रहा है, ना ही हमारी बात मान रहा है, ना लोगों की बात मान रहा है। उसको समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहा है। आवेदन पाने के बाद वो, नोटिस पाने के बाद वो और भी ज़्यादा परेशान करने लगा है उन व्यक्तियों को। तो फिर पुलिस जो है सारी बातों को समझने के बाद पुलिस तो फिर उस पड़ोसी के घर आती है। आने के बाद सीधा उसको 188 धारा 188 के तहत उस पड़ोसी को गिरफ्तार करेगी दोस्तों। क्योंकि धारा 188 में ये लिखा गया है कि अगर प्रशासन की बात कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसको 188 धारा के तहत उसको गिरफ्तार करिए, उसको 1 मंथ की सज़ा होगी और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। तो फिर वो प्रशासन की बात नहीं मान रहा है, ना ही एसडीएम की बात मान रहा है, ना ही लोगों की बात मान रहा है, वो अपनी ही केवल सुन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर धारा 188 लग जाएगा दोस्तों और उसे पनिशमेंट और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। तो फिर तब पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी इंडियन प्रोसेसर कोड के तहत, धारा 107 के तहत उसे गिरफ्तार करेगी
और गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर आपका मामला है कुछ पैसों से रिलेटेड है, आपका कुछ बकाया पैसा है, जैसे कि मतलब रोड के बगल में वो टाली खड़ी कर दिया है या फिर कोई अन्य भैंस वैस कर दिया है, खड़ी लगा दिया है, बांध दिया है भैंस वैस, तो फिर अब जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो कोई नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो जिससे आपका वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जो लमसम 12 से 10-15 हज़ार तक रुपए तक पहुंच जाता है। आपका ऐसा पैसा बाकी है तो आप सिविल कोर्ट में जाकर FIR दर्ज कर सकते हैं। FIR दर्ज करेंगे सिविल कोर्ट में तो आपकी सुनवाई होगी, जैसा जैसा एक्ट किया रहेगा उसी के हिसाब से उसे पनिशमेंट और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये होता है। दोस्तों अच्छा रहेगा कि आप लोग अपने पड़ोसी से अच्छे से पेश आएँ, क्योंकि दोस्तों अगर लड़ाई झगड़ा या फिर कहीं कुछ हो जाता है तो पड़ोसी ही बगल में रहता है, वही मददगार होता है दोस्तों। तो फिर कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े दादा समझते हैं, बहुत बड़े नेता समझते हैं, मतलब बहुत बड़ा हाई लेवल का समझते हैं, मतलब कपड़े वपड़े पहनने से अलग ही लेकर जाइए, वो अलग ही अपने आप को दादा समझते हैं कि भाई मैं इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मुझे कोई नहीं रख सकता, मैं गाड़ी के बीचों बीच मतलब रोडों के बीचों बीच में गाड़ी खड़ा कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको सबक सिखाना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो उन लोगों को जब सबक सिखा देंगे तो दोस्तों ये रही तो बेसिक सी चीज़ें दोस्तों। अगर आप कानूनी प्रक्रिया से ले जाएं तो उस व्यक्ति को दंडनीय होगा, जुर्माने से दंडनीय होगा। अगर वो आपको मारने की कोशिश किया है तो धारा 307 भी लग जाएगा। अगर आपको जान से अगर मार डाला है धारा 302 लग जाएगा दोस्तों।